हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। सीए सीपीटी के जो अकाउंट्स का फाउंडेशन कोर्स हमने स्टार्ट किया है, उसके सेकंड लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और सेकंड लेक्चर में जाने से पहले फर्स्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था अकाउंट्स का प्रोसेस वगैरह, उसको थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था कि अकाउंट्स क्या है। अकाउंट्स एक प्रोसेस है जिससे हम बिजनेसेस का हिसाब रखते हैं, किन चीज़ों का, फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं बिजनेस में, उसका हिसाब रखते हैं ताकि हमारे बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है, हमारे बिजनेस की जो नतीजे हुए, जो बिजनेस करके हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसके बारे में हमको और भी बहुत सारे यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, उनको पता चल सके। ठीक है, तो एक बार इसी प्रोसेस को थोड़ा सा रिकैप करते हैं। देखो, अकाउंटिंग में हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं ना, उसको इनपुट कहाँ से मिलती है। इनपुट रिकॉर्ड के लिए कुछ तो चाहिए, आप क्या रिकॉर्ड करोगे। तो जो भी इकोनॉमिक इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बिजनेस में, जिसको आप फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर कर सकते हो, उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, वही हमारे लिए बन जाता है इनपुट। और इस इनपुट के लिए जनरली हम डिपेंड करते हैं वाउचर्स पे। ठीक है, वाउचर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई बिल हो गया, कोई इनवॉइस हो गया, कोई रेंट रिसीप्ट, कोई एक्सपेंसेस का रिसीप्ट हो गया। तो इन वाउचर्स के बेसिस पे अकाउंटेंट जो है वो एंट्री करता है। ओके, अब इस जो इनपुट जो हुए हैं, इस इनपुट को प्रोसेस किया जाता है। इस इनपुट को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। कैसे इस इनपुट को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, क्लासीफाई, समराइज, एनालाइज और इंटरप्रेट। ठीक है, और इसके बाद फाइनली कम्युनिकेट। ये 6 स्टेप्स हमने डिटेल्स में कवर किया था पिछले लेक्चर में। तो मैंने ये भी बताया था कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग, ये तीनों पार्ट जो है ये आ जाता है बुक कीपिंग के अंडर। और ये जो एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और ये कम्युनिकेटिंग, ये तीनों पार्ट जो है ये आ जाता है अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, और छोटा सा मैंने आपको बस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का जो है इंट्रोडक्टरी एक डिफरेंस बताया था कि जो हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, जो उसको लेजर में पोस्ट करते हैं, फिर उसको समराइज करके ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाते हैं, तो उतना पार्ट तक बुक कीपिंग होता है। ठीक है, तो आज उसकी थोड़ी सी डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, यहाँ पर बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग जो है ना, ये हमने थोड़ा सा डिटेल्स में एक टेबल बना के रखा है। तो आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सबसे पहले देखो स्कोप। तो बुक कीपिंग क्या है। देखो, बुक कीपिंग जनरली कुछ नहीं, बस मुनीमगिरी है, क्लरिकल वर्क। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी आपके बिजनेस में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हो, तो उसको आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है कि उसकी वैल्यू कितनी है। जब तक वैल्यू मेजर नहीं होगा, तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे ना। मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू मेजर करना जरूरी है। तो आइडेंटिफाई करो कि कौन से ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल इन नेचर हैं। उसके बाद उसको मेजर करो, मेजर करके उसको रिकॉर्ड करो। ठीक है, और रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते हैं, रिकॉर्ड कहाँ पर करते हैं, रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में। ओके, और उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसको क्लासीफाई करके लेजर में पोस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो क्लासीफाइंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, यानी कि बेसिकली लेजर में इसकी पोस्टिंग करनी पड़ती है। एक तरह के ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर इकट्ठा लिखना पड़ता है ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया, यहां तक बुक कीपिंग का काम है बस। इसके बाद देखो, अकाउंटिंग क्या होता है कि ये जो बुक कीपिंग से जितना डेटा जनरेट हुआ, ये लेजर से जितने सारे अकाउंट्स बने, अकाउंट्स की जो भी समरीज आई, उन समरीज को उठाकर उसको एनालाइज करते हैं। और एनालाइज करके समराइज्ड रिजल्ट्स जो है ना, उसको यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन है, ये भी हम देखेंगे इस लेक्चर में थोड़ा डिटेल्स में। जैसे कि ओनर हो गए, क्रेडिटर हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, ये लोग यूजर्स होते हैं, उनको देना, ताकि वो अपने हिसाब से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से उनको जो भी जानना है बिजनेस के बारे में वो जान सके। ठीक है, तो इंटरेस्टेड पार्टीज तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तो देखो, ये जो बुक कीपिंग है, ये बेसिकली रॉ डेटा है। अब मान लो कि एक्सेल शीट एक है, इसमें बहुत सारा डेटा मैंने आपको दे दिया। तो उस डेटा को अगर आप देखोगे ना, एक टेबल में, एक एक्सेल में बहुत सारा डेटा भरा हुआ है, तो आपको जनरली कुछ वैसे समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसी डेटा को अगर आप एक प्रॉपर तरीके से समरी बना दो, चार्ट्स बना दो, ठीक है, तो फिर उसको देखने से बहुत सारी चीजें जो है सामने उभर के आएंगी। तो अकाउंटिंग वही काम करता है, बुक कीपिंग से जो भी डेटा जनरेट होता है, उसको वो थोड़ा सा सजा के, थोड़ा सा समराइज करके, थोड़ा सा चार्ट्स के फॉर्म में, थोड़ा सा रिपोर्ट्स के फॉर्म में उसको ये करता है, ताकि बिजनेस की परफॉर्मेंस, बिजनेस का जो पोजीशन है, उसके बारे में लोगों को पता चल सके। ओके, अब देखो, दूसरा जो पॉइंट है वो है स्टेज। तो बुक कीपिंग जो है ना, वो जनरली बेसिक स्टेज है, पहला स्टेज। क्योंकि बुक कीपिंग में क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस वगैरह रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, तो ये सब चीजें नहीं होंगी तो अकाउंटिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, और इससे निकलेगा जो डेटा, उस डेटा को हम यूज करेंगे अकाउंटिंग में। ठीक है, तो बुक कीपिंग जहां खत्म होती है, वहां अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। और जनरली जो इनका बॉर्डर लाइन है ना, वो होता है ट्रायल बैलेंस। अगर आपसे कोई पूछेगा
कि बुक कीपिंग कहाँ पे खत्म होती है और अकाउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, तो आप बोलना कि बुक कीपिंग जो है वो ट्रायल बैलेंस पे आके खत्म हो जाती है और ट्रायल बैलेंस के बाद जो है वो अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। आप डिटेल्स में बाद में समझोगे, जब जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस की सम करेंगे तब ये सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए बस इतना जान लो कि ट्रायल बैलेंस जो है वो बॉर्डर लाइन है इन दोनों के बीच में। ओके। अब देखो तीसरा पॉइंट है बेसिक ऑब्जेक्टिव। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, ओके, ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। और अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या कहा है? टू असर्टेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। अब देखो बुक कीपिंग किस लिए हम करते हैं? बुक कीपिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारे बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाए। अब जैसे तैसे लिखना अलाउड नहीं है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में जो आप रिकॉर्ड्स रखोगे ना बुक कीपिंग में, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए। अब सिस्टमैटिक मतलब क्या? आप लोग पूछोगे सर सिस्टमैटिक मतलब क्या? सिस्टमैटिक का बहुत मीनिंग हो सकता है। अब जैसे मान लो कि एक सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम, तो अगर आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो आपको हर एंट्री का प्रॉपर डेबिट क्रेडिट मेंटेन करके एंट्री करनी पड़ेगी। फिर जर्नल का ये नियम होता है कि आपको डेट वाइज एंट्री मेंटेन करनी पड़ती है, यानी कि जो एंट्री जैसे घट रही है उसको उसी क्रम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक एंट्री पहले हुई तो उसको पहले जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो एंट्री बाद में हो रही है उसको बाद में या नीचे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 5 दिन जो पहले एंट्री हुई थी वो आप आज रिकॉर्ड कर रहे हो और कल जो एंट्री हुई थी उसको आप 2 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ऐसा नहीं, जिस डेट में जो एंट्री जैसे जैसे हुई है बस उसी ऑर्डर में लिखना है। तो इसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। तो बुक कीपिंग क्या करता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग रखता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। और अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इसी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड से एक ऐसा रिपोर्ट बनाया जाए जिससे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है, जिनको अकाउंट्स देखने से मतलब है, उनको बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है बिजनेस का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कैसा परफॉर्म किया बिजनेस ने किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में। मान लो कि हम 1 साल का पीरियड लेते हैं, ठीक है, तो 1 साल में बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया, ये जानना उसको बोलता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता करना। और फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? फाइनेंशियल पोजीशन होती है कि बिजनेस के क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, कितना बिजनेस की संपत्ति है और कितना बिजनेस को बाहर वालों को देना है पैसा। ठीक है, तो फाइनेंशियल पोजीशन उसको बोलते हैं। और ये भी किसी एक दिन देखी जाती है, जनरली एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च जो होता है फाइनेंशियल ईयर का एंड डेट, उस दिन हम लोग देखते हैं, या 6 मंथली या क्वार्टरली भी आप देख सकते हो कि अपनी बिजनेस की पोजीशन क्या है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं। ओके, ये सारी चीजें। अब देखो कौन परफॉर्म करता है ये एक्टिविटीज। तो बुक कीपिंग जो है वो जूनियर स्टाफ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि बुक कीपिंग जो है वो एक क्लैरिकल लेवल का वर्क है, छोटा मोटा काम है, बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग इसके लिए नहीं चाहिए। लेकिन अकाउंटिंग का जो वर्क है ना वो थोड़ा एनालिटिकल नेचर का होता है, उसमें डेटा को लेके एनालिसिस करना पड़ता है, यानी कि दिमाग का खेल है वहाँ पर। तो वहाँ पर थोड़ा सा सीनियर, थोड़ा सा क्वालिफाइड अकाउंटेंट चाहिए वहाँ पर। ठीक है, नॉर्मल बुक कीपर के लिए उतना ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाला बंदा नहीं चाहिए। अच्छा, नॉलेज लेवल देखो, नॉलेज लेवल जो है बुक कीपर को हायर लेवल ऑफ नॉलेज की जरूरत नहीं है। बेसिक डेबिट क्रेडिट का नॉलेज अगर हो जाए तो बुक कीपिंग आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अकाउंटेंट जो है ना उसको हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं आज, वो लोग इस अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं। तो आपको पता ही होगा कि सीए के कोर्स में आपको कितना पढ़ना पड़ता है, कितनी सारी नॉलेज आपको हासिल करनी पड़ती है। अगर सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने को ही अकाउंटिंग कहते तो थोड़ी ना हम लोग सीए कोर्स करते, है ना। तो सीए में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नॉलेज आपको चाहिए, ताकि आप किसी की प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट देखते ही बता दो। जैसे डॉक्टर होता है ना, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखते ही बता देता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप पीएल और बैलेंस शीट देखते ही किसी कंपनी का हाथ में बता दोगे कि इस कंपनी का पूरा कहानी क्या है। ठीक है। अब देखो एनालिटिकल स्किल, बुक कीपर को कोई एनालिटिकल स्किल होने की जरूरत नहीं है, उसको कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। उसका काम क्या है? घटनाएं घट रही हैं बस रिकॉर्ड करते जाओ, घटनाएं घट रही हैं रिकॉर्ड करते जाओ। ठीक है, बस कैसे रिकॉर्ड करना है ये जानना पड़ेगा, लेकिन किसी तरह का एनालिटिकल स्किल, सोचने समझने का, कोई एनालिसिस करने की इसको जरूरत नहीं है। लेकिन अकाउंटेंट को एनालिटिकल स्किल होना जरूरी है, क्योंकि वो इस डाटा को एनालिसिस करके ही रिपोर्ट्स बनाता है। ठीक है। नेचर ऑफ जॉब देखो, नेचर ऑफ जॉब जो बुक कीपर का है वो क्लरिकल नेचर है, रूटीन टाइप का जॉब है, डेली खाता वाता लिखने का जॉब है, डेली जर्नल ट्रांजैक्शंस को अपडेट करने का। तो बहुत ही बोरिंग मोनोटोनस नेचर ऑफ जॉब है। लेकिन अकाउंटेंट का जो जॉब है ना वो एनालिटिकल नेचर का है। एनालिटिकल मतलब उसको बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ता है, ब्रेन करनी पड़ती है, चीज़ों को लिख के बिटवीन द लाइन्स समझना पड़ता है।
ठीक है। डिजाइनिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, ये क्या है? इट डज नॉट कवर डिजाइनिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, इट कवर्स डिजाइनिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। ये पॉइंट बुक में क्या दिया हुआ है मुझे समझ में नहीं आया, आप इसको चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो, इसको मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। Supervision and checking. The bookkeeper does not supervise and check the work of an accountant. An accountant supervises and checks the work of a bookkeeper. देखो, bookkeeper और accountant में senior कौन है? Senior accountant है। bookkeeper का काम जब खत्म होता है तब accountant का काम शुरू होता है। तो accountant जो भी काम करेगा उसके लिए उसको जो डेटा चाहिए वो डेटा कहाँ से मिलेगा? वो bookkeeper जो records रख रहा है वहाँ से मिलेगा। इसीलिए अकाउंटेंट क्या करता है, कभी कभी बुक कीपर का जो काम है उसको चेक करता है, क्योंकि अकाउंटेंट जो है उसको तो एक्चुअली पता है कि जर्नल कैसे होती है, लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। तो अकाउंटेंट क्या करता है, कभी कभी चेक करता है कि बुक कीपर जो कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब छोटे बिजनेसेस में ना क्या होता है कि अकाउंटेंट और बुक कीपर एक ही बंदा होता है, लेकिन बड़े बिजनेसेस में क्या होता है कि बड़े बिजनेसेस में बुक कीपिंग तो डे टू डे एक्टिविटी है, जैसे जैसे आपका घटनाएं जो घटती हैं उसको रिकॉर्ड करते जाना पड़ता है। तो कंपनीज के पास एक डेडिकेटेड बुक कीपर होता है, वो लोग अपने पास रखते हैं, वो रोज के रोज एंट्री करता है। और अकाउंटेंट जो होता है उसके लिए कंपनीज क्या करती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो फर्म्स होते हैं उनको हायर कर लेती है और बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स उनको दे देती है, और ये लोग अकाउंट्स जो है वो बना के देते हैं, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स वगैरह बना के देते हैं। तो अकाउंटेंट जो है कभी कभी बुक कीपर का काम जो है उसको सुपरवाइज करता है, चेक करता है, लेकिन बुक कीपर कभी अकाउंटेंट का काम को सुपरवाइज या चेक नहीं कर सकता, क्योंकि बुक कीपर यहाँ है तो अकाउंटेंट ऊपर है। तो बुक कीपर जो है वो अकाउंटेंट का काम चेक करने के काबिल भी नहीं है, वो उतना क्वालिफाइड होता भी नहीं है। ओके। तो ये हमने डिस्कस कर लिया बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में जो डिफरेंस है। आप अगर कहोगे कमेंट में लिखोगे तो ये पीपीटी का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकोगे। तो आपको ये नोट्स जो है ये इजीली मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 8 नंबर पॉइंट जो है ये मैंने काट दिया है, ये अननेसेसरी पॉइंट है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके। अच्छा, अब देखो, मैं इतने देर से बोल रहा था कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कुछ यूजर्स होते हैं जो लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। मतलब एक चीज जो आप कर रहे हो, इतना मेहनत से जो आप अकाउंट्स बना रहे हो, इतने रिपोर्ट्स बना रहे हो, ये किसी ना किसी के तो काम आता होगा। तो ये किसके काम आता है, किसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, अकाउंटिंग क्यों करते हैं? ये डेटा जो हम तैयार करते हैं ये किसको किसको चाहिए, ये डेटा कौन इंटरेस्टेड है इस डेटा में? वही लोग होते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसको आप एक शब्द में बोल सकते हैं, स्टेक होल्डर्स। ओके। तो बिजनेस के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, उन्हीं को अकाउंटिंग डेटा से मतलब होता है। वही जानना चाहते हैं कि बिजनेस की अंदर क्या हो रहा है, उसके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो कौन कौन स्टेक होल्डर्स है, पहले देखो यहाँ पर जो इमेज है इसमें देखो। स्टेक होल्डर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल कौन है? तो बिजनेस के अंदर के जो लोग हैं ना वो लोग इंटरनल होते हैं, और जो बाहर के लोग हैं वो लोग एक्सटर्नल होते हैं, सीधी सी बात। अब इंटरनल लोग में कौन हो सकते हैं? देखो, मैनेजमेंट हो सकता है बिजनेस का, और एम्प्लॉइज। ये मैं बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूँ, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की, जहां पर बिजनेस के ओनर्स और मैनेजमेंट अलग होती है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं वो होते हैं इन्वेस्टर्स, जिन लोगों ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, क्रेडिटर्स होते हैं, ओके, सप्लायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, टैक्स अथॉरिटीज और रेगुलेटरी अथॉरिटीज। अभी हम सब कुछ डिटेल्स में देखेंगे, आप बस यहाँ पर एक स्नैपशॉट देखो कौन कौन बिजनेस में अकाउंटिंग डेटा को यूज करता है। अब यहाँ पर भी वही सेम लिस्ट मैंने लिख के रखी है, तो चलो एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन है पता है? अगर आप कोई बड़ा बिजनेस ले लो तो इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जिन्होंने शेयर्स में पैसे लगाए, यानी कि बिजनेस को जिसने कैपिटल प्रोवाइड की है, तो इन्हीं के पैसों पे जनरली बिजनेस जो है चलता है। तो ये लोग जो बिजनेस को पैसे देते हैं ना, ये रिस्क कैपिटल होता है, क्योंकि इसकी कोई सिक्योरिटी या श्योरिटी नहीं होती। अगर आप बिजनेस को कोई लोन दोगे तो लोन के अगेंस्ट में बिजनेस आपको कुछ सिक्योरिटी देगी, लेकिन अगर आप बिजनेस को शेयर कैपिटल में पैसा लगाओगे तो कल वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि एक शेयर होल्डर ने किसी बिजनेस में लगाया, तो उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से क्या मतलब है? उनको ये जानना है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या हम इसमें पैसा जो हमने लगाया है, क्या हम इसको लगा के पैसा रखें या इस शेयर को बेच दें, अपना इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ से निकाल लें, ठीक है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से वो ये जान पाते हैं कि बिजनेस का सर्वाइव करने का कितना प्रोबेबिलिटी है, बिजनेस के प्रॉस्पर करने के कितने चांसेस हैं, क्या ये प्रॉफिट अच्छा कमा रही है, क्या ये बढ़ेगी, ग्रो करेगी ये बिजनेस, और क्या ये हमको डिविडेंड दे पाएगी, ठीक है। अगर कंपनी की बात ना भी करें, नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में देखें जहां पर ओनरशिप और मैनेजमेंट सेम है,
वहां पर ओनर्स जो होते हैं ना, ओनर्स ने ही बिजनेस में पैसा लगाया होता है। अब छोटा दुकानदार जिसका एग्जांपल मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिया था, उसमें इन्वेस्टर कौन है? जो दुकानदार है, जो दुकान का मालिक है, वही इन्वेस्टर है। और उसको तो अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए ही कि मेरा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर मान लो कि मेरे पास 3 बिजनेसेस हैं, मैं बिजनेस का मालिक हूँ, मेरे ऑलरेडी 2 बिजनेसेस हैं और मैंने एक नया बिजनेस खोला, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया। अब मैं 6 महीने के बाद अकाउंट्स बना के देख रहा हूँ कि अरे यार, ये बिजनेस तो मुझे सिर्फ 6% का रिटर्न दे रही है, ठीक है, 6% प्रॉफिट कमा के दे रही है, जबकि मेरे दूसरे बिजनेसेस मुझे 10% प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं। तो ये अकाउंट्स देखने के बाद मैं डिसाइड कर सकता हूं कि इस बिजनेस को अब कंटिन्यू नहीं करना है, इसको शट डाउन कर देते हैं और यहां से अपना इन्वेस्टमेंट जो पैसा लगाया था उसको निकाल के उन बिजनेसेस में लगाते हैं जो 10% की रिटर्न हमको दे रही थी। ठीक है, तो ये सारे डिसीजंस जो होते हैं ना, वो इन्वेस्टर्स को चाहिए होता है। ठीक है, अगला है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के बारे में भी पहले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उनको अपनी ग्रोथ की भी चिंता होती है। अब आप जब एक कंपनी को ज्वाइन करोगे एज एन एम्प्लॉय, तो आप क्या चाहोगे कि आने वाले समय में आपकी सैलरी बढ़े, आपका प्रमोशन हो। तो उसके लिए क्या जानना ज़रूरी है? एम्प्लॉयज़ को भी ये जानना ज़रूरी होता है कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो भी ग्रो कर रहा है कि नहीं। अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगा तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैसे बढ़ाएगा, उनको प्रमोशन कैसे देगा, उनके रिटायरमेंट के समय उनको पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को जानने के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होता है। अच्छा, आप देखो लेंडर, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, जिन लोगों ने बिजनेस को उधार दे रखा है। अब मान लो आपने अपने किसी दोस्त को उधार दिया, तो क्या आप किसी ऐसे आदमी को उधार दोगे जिसके पास कुछ नहीं है, जो फटे पुराने कपड़े पहन के घूमता है? आप नहीं दोगे, क्योंकि आप जानते हो कि उसका जो है उधार रिटर्न करने का कोई एबिलिटी नहीं है, सक्षमता नहीं है, वो आपका पैसा जो है चुका नहीं पाएगा। तो इस केस में लेंडर, सप्लायर्स और क्रेडिटर्स बिजनेस का जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, यानी कि उसके अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं, उससे ये चीज जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बिजनेस हमारे ड्यूज को हमको रिपे कर पाएगा। अगर हाँ, तो फिर ये लोग क्रेडिट देंगे उसको, ठीक है, उसको उधारी देंगे, उसको लोन देंगे, वरना नहीं देंगे। ठीक है, अब देखो कस्टमर्स, कस्टमर्स को भी काफी इंटरेस्ट होता है बिजनेस के अकाउंट्स में। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि सर कस्टमर्स को क्यों इंटरेस्ट होता है, वो तो अपना सामान खरीदेंगे, चलते बनेंगे, उनको क्या मतलब है कि जिस कंपनी का हमने सामान खरीदा उसके अकाउंट्स में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, उससे हमको क्या मतलब। ठीक है, आपका कहना भी ठीक है। अभी रोज के लिए आप अगर एक पाउच शैम्पू खरीदने जाओगे तो उस कंपनी का अकाउंट्स तो आप नहीं देखोगे, लेकिन जो कस्टमर्स किसी कंपनी के साथ एक लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट में चले जाते हैं। अब मान लो मैंने मारुति की एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, एक गाड़ी खरीदी। अब एक गाड़ी का लाइफ कितना है? कम से कम 10 से 15 साल तो है ये लाइफ। अब किसी तरह आपको पता चल रहा है कि बाजार में ऐसा हल्ला है कि मारुति के करंट, अभी जो अकाउंट्स निकला है मारुति का, उससे पता चला है कि मारुति की कंडीशन ठीक नहीं है और ये कंपनी जो है 2-4 साल में बंद हो सकती है। ठीक है, तो क्या आप 10-15 साल के लिए किसी मारुति के कार में इन्वेस्ट करना चाहोगे? बिल्कुल नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको माने आपको अकाउंट्स से, मारुति का जो अकाउंट्स न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, वेबसाइट्स में आया है, उससे आपको ऐसा पता चला है कि कंपनी की जो ग्रो करने की क्षमता है वो नहीं है। हो सकता है कि कंपनी बंद हो जाए, ये अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी नहीं दे पा रही है, ठीक है? ये अपने खर्चे नहीं निकाल पा रही है। तो उस समय कोई भी बंदा मारुति की गाड़ी खरीदना नहीं चाहेगा, ठीक है? तो कस्टमर्स भी जो है ना, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे क्या कहते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। हर कोई नहीं होता, मेरे आपके जैसे कस्टमर्स नहीं होते, लेकिन अगर आप किसी कंपनी के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जा रहे हो, हाई वैल्यू एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको कंपनी के ऊपर 10-15 साल डिपेंडेंट, आप जब एक गाड़ी खरीद लेते हो तो आप कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हो, क्योंकि उसके स्पेयर पार्ट्स, उसकी सर्विस, सब कुछ उसको कंपनी से ही मिलनी है। तो उस कंपनी का अगर भविष्य ही ठीक नहीं होगा, अगर उसमें आपको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है, ऐसे बंद होने के चांसेस दिख रहे हैं, तो आप उसके प्रोडक्ट में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहो। ओके, अच्छा, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है बिजनेसेस के। क्यों? देखो, गवर्नमेंट जो है ना, वो यहाँ पर बिजनेसेस को ये करती है, क्या कहते हैं, रेगुलेट करती है। रेगुलेट मतलब आप कोई इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते, आप स्मगलिंग नहीं कर सकते, आप टैक्स चोरी करके बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, और इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। प्लस गवर्नमेंट हमसे क्या लेती है? टैक्स लेती है। तो टैक्स लेने के लिए गवर्नमेंट को क्या जानना जरूरी है? प्रॉफिट, क्योंकि टैक्स किसके ऊपर होता है? प्रॉफिट के ऊपर होता है। तो प्रॉफिट का फिगर जानने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बिना गवर्नमेंट कैसे पता करेगी कि कितना प्रॉफिट है, कितना टैक्स हुआ, है ना?
और भी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट के पास कुछ स्केर्स रिसोर्सेज होती हैं, जैसे कि मान लो कोयला हो गया, स्केर्स रिसोर्स है, और आपकी एक बिजनेस है जो स्टील बनाती है, तो स्टील बनाने के लिए आपको ब्लास्ट फर्नेस वगैरह चलना पड़ता है, करना पड़ता है। तो आपके बिजनेस ऑपरेशंस को मॉनिटर करने के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, उस हिसाब से गवर्नमेंट आपको कोयला जो है वो एलोकेट करेगी। ठीक है। कंट्रोल प्राइसेस, जैसे कुछ कुछ ऐसी कमोडिटीज हैं जिसके प्राइसेस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे अभी वैक्सीन जो है, वैक्सीन, कोरोना की जो वैक्सीन आ रही है उसका प्राइस को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो उसके लिए हो सकता है कि वो जो कंपनियां वैक्सीन बना रही है उसके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा स्टडी करे। ठीक है। और टैक्स वगैरह लेने के लिए जो है गवर्नमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। ठीक है। अच्छा, पब्लिक को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ सकती है। देखो, पब्लिक को बिजनेस के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या इंटरेस्ट है, देखो पब्लिक भी चाहती है कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है वो हम जाने। क्यों? क्योंकि एक बिजनेस जो होता है ना, वो सोसाइटी में क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। ओके। तो लोगों को नौकरियां देता है। फिर बिजनेस क्या करता है, बिजनेस को कुछ मटेरियल्स भी तो चाहिए होता है काम करने के लिए, मटेरियल्स चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है, तो लेबर के लिए तो वो लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और जो मटेरियल्स चाहिए होता है उस मटेरियल्स को वो लोग लोकल सप्लायर से खरीदते हैं। तो जो फैक्ट्री आपने मान लो कि आपने दिल्ली में एक फैक्ट्री लगाई है, ठीक है, दिल्ली से थोड़ा बाहर एक फैक्ट्री लगाई। अब इस फैक्ट्री में आप कुछ बना रहे हो, तो बनाने के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल्स, कुछ सामान, यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनको भी कुछ सामान वगैरह चाहिए होगा। तो ये सामान कहाँ से आएगा? इस फैक्ट्री के अगल बगल जो छोटे मोटे दुकान है वो लोग वहाँ बैठ जाएंगे। ठीक है। तो लोकल सप्लायर हो गए, सोसाइटी में जो लोग हैं वो लोग हो गए, वो लोग क्या करते हैं कि इस बिजनेस से लाभ उठाते हैं, पब्लिक लाभ उठाती है, तो इसलिए वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया ये पूरा कॉन्सेप्ट, कि कौन लोग यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं। ये सारे लोग जो हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं। एक छूट गया शायद, एक है मैनेजमेंट। तो बिजनेस के मैनेजमेंट को तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है ही है, क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कौन सा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, कौन सा प्लान ठीक काम कर रहा है, कहाँ पर हमको लॉस हो रहा है, कहाँ पर हमको प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है, और इसके बेसिस पे मैनेजमेंट काफ़ी सारे डिसीजंस लेती है। ठीक है। तो मैनेजमेंट को तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो देखो ये तो गया यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हमको क्यों चाहिए, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स या नीड भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, इसी से मैं समझा देता हूँ। देखो, ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि अकाउंटिंग का जो मकसद है वो है ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं, जो कि आपकी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, उनको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना है। ऐसे तैसे नहीं, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। जब भी आपको कहीं पर लिखना है अकाउंटिंग के बारे में रिकॉर्डिंग, तो आप हमेशा ये वर्ड जो है यूज़ करना, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। क्योंकि जैसे तैसे रिकॉर्ड करने को अकाउंटिंग नहीं कहते, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने को ही प्रॉपर अकाउंटिंग कहते हैं। और ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है, ये है बुक कीपिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस मतलब बुक कीपिंग, जिसमें जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस आता है। देखो लेजर को यहाँ पर लीडर लिखा है, ये लीडर नहीं है, ये लेजर होगा। इसका स्पेलिंग LEDGER है। ओके। अच्छा, इसके बाद बुक कीपिंग खत्म हो गई, तो यहाँ पर आ गया असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स एंड असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम बनाते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ता है। ये सब क्या है, ये अभी डिटेल्स आपको जानने की जरूरत नहीं, आप बस मान लो कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ वो निकालने को ही असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स बोलते हैं। तो अकाउंटिंग किस लिए बनाते हैं, सीधी सी बात है कि बिजनेस किस पथ पर चल रही है, प्रॉफिट के पथ पर कि लॉस के पथ पर, ये जानना ही अकाउंटिंग का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मकसद होता है। तो वो यहाँ पर हमको करना है। ठीक है। असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि हमारी आज के डेट में किसी भी पर्टिकुलर डेट में एसेट्स कितनी है, संपत्ति कितनी है बिजनेस के पास, और लाइबिलिटीज कितनी है। लाइबिलिटीज यानी कि कितना पैसा, कितना पैसा या कितनी देनदारी है जो हमको बाहरी लोगों को देनी है। ठीक है। तो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज, इनसे आप अगर माइनस कीजिएगा, बिजनेस की वर्थ कितनी है। आज अगर आप बोलो कि आज मुझे अपना बिजनेस किसी बाहरी आदमी को बेचना है, तो आप उसकी वैल्यू कैसे लगाओगे, इस बिजनेस की वैल्यू। तो बिजनेस की वैल्यू जो होती है ना, वो उसके एसेट्स से अगर आप उसकी लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, तो बिजनेस की वैल्यू निकल जाती है। मोटा मोटा एक वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस की वैल्यू क्या है, वो जानने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट। तो ये भी अकाउंटिंग का ही एक ऑब्जेक्टिव है। बैलेंस शीट या फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हमको
अकाउंटिंग चाहिए, विदाउट अकाउंटिंग ये हम नहीं कर सकते। और लास्टली जो है कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, तो जो यूजर्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया, उन यूजर्स को जो है ये अकाउंटिंग से जो भी इंफॉर्मेशन निकला, ये रिजल्ट्स क्या है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और भी अलग अलग रिपोर्ट्स हो सकते हैं, वो सारे रिपोर्ट्स जो हैं वो हम इंफॉर्मेशन डिफरेंट यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे थ्रू फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। इन रिपोर्ट्स में ये पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट आ जाता है, ठीक है। तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। एक नटशेल में फिर से बोलते हैं, प्रोसेस शुरू होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से, जिसमें हम जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इस पार्ट को हम कहते हैं बुक कीपिंग। उसके बाद ये जो बुक कीपिंग हमारा हो गया, हमारे पास काफ़ी सारा डेटा आ गया। अब एक पीरियड के एंड में, मान लो 6 महीने या 1 साल के एंड में, हम क्या करेंगे, अब रिजल्ट्स निकालने का कोशिश करेंगे कि 1 साल में क्या रिजल्ट्स हुआ। तो बुक कीपिंग का डेटा को हम समराइज कर लेंगे, वहां से हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उससे क्या पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ हम एक और स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको कहते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या होगा कि हमको पता चलेगा कि बिजनेस की कितनी संपत्ति है, कितनी देनदारी है, यानी कि एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितना है। तो अगर आप बिजनेस की वैल्यू या बिजनेस की नेट वर्थ पता करना चाहते हो, वैल्यू या इसको नेट वर्थ भी कहते हैं, मैं लिखता हूं यहां पर, अगर आप पता करना चाहते हो तो आप टोटल एसेट्स से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि नेटवर्थ कितनी है, ठीक है। तो ये जो लाइबिलिटीज हम माइनस करते हैं ना, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, अभी आप इतना जान लो, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ओके। तो इससे हमको फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाएगा। और फाइनली ये जो रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन जो हमको पता चली है, ये हम किसको बताएंगे, किसको कम्युनिकेट करेंगे, जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, इसको हम ये सारी चीज़ें थ्रू डिफरेंट रिपोर्ट्स, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट तो वो लोग समझते ही हैं, उसके साथ भी और सारे कोई सिंप्लीफाइड रिपोर्ट्स बना के हम उनको दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर मैंने डिटेल्स में लिख रखा है, इनको अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक और टॉपिक है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कुछ ब्रांचेस होते हैं, और यहाँ पर आपके सीए के फाउंडेशन कोर्स में जो हम पढ़ेंगे, वो ये सिर्फ पहला वाला है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये हमको अभी नहीं पढ़नी, ये सीए इंटर, सीए फाइनल में आपको मिलेगा, ये चारों। अभी जो हम पढ़ेंगे सीए फाउंडेशन में, ये सिर्फ ये पार्ट पढ़ेंगे। तो देखो, अकाउंटिंग के अभी मोटा मोटा तो 3 ब्रांचेस हैं, लेकिन ये दोनों अभी बिल्कुल नया नया आया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, इसमें आपको वो बुक कीपिंग, फिर प्रॉफिट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना, यूजर्स को देना, जो भी प्रोसेस हमने अभी तक सुना, वो पूरा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। इसके बाद देखो एक एक चीज़ चलो डिस्कस करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग अभी तक जो भी मैंने फर्स्ट लेक्चर से अभी तक जो भी आपको बताया, वो पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। यहाँ पर 3 लाइन्स में मैंने कवर करके रखा हुआ है कि क्या मतलब है। आप चाहे तो पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, ओके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? देखो, अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और अलग रिपोर्ट्स के अलावा भी मैनेजमेंट को कभी कभी डिसीजन लेने के लिए कुछ अलग टाइप का डेटा चाहिए होता है, जो नॉर्मल अकाउंट्स में हम लोग नहीं बनाते हैं। कुछ अलग टाइप के रिपोर्ट्स चाहिए होते हैं। तो उन रिपोर्ट्स को बनाकर मैनेजर्स को देना, जब उनको डिसीजन लेना होता है, तो वो लोग अकाउंटेंट से कुछ मांगते हैं कि भाई तुम मेरे को ये एक स्पेसिफिक रिपोर्ट बना के दो कि 6 महीने में इस प्रोडक्ट की हमने कितनी सेल की, ठीक है, और इस प्रोडक्ट का हमारा परचेस कॉस्ट कितना था। कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मान लो लॉस हो रही है कंपनी को, तो उसके बारे में कंपनी कुछ डिसीजन लेना चाहती है। तो वहां पर जो स्पेसिफिक नीड बेस्ड रिपोर्टिंग होती है, या मैनेजमेंट की जो स्पेसिफिक ज़रूरत है, उसके बेसिस पे डेटा कलेक्ट करना और कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट्स बनाना, ताकि मैनेजर्स जो हैं अपना डिसीजन ले सकें उस स्पेसिफिक पॉइंट को लेके, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से थोड़ा अलग है। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स नहीं है, एज पर रिक्वायरमेंट जो है हम डेटा कलेक्ट करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं और वो मैनेजमेंट को देते हैं, ताकि उस रिपोर्ट्स के बेसिस पे मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन ले सके, ओके। अच्छा, थर्ड पॉइंट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पार्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है कि कभी कभी देखो, आप मान लो कि कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उसका 8 रुपया खर्चा पड़ रहा है, ठीक है, और उसको आप बेच रहे हो 10 रुपए में, तो आप 2 रुपया प्रॉफिट कमा रहे हो, आप खुश हो। लेकिन कोई मैनेजर दिमाग लगा के सोचता है कि क्या इस 8 रुपए को हम 7 रुपए कॉस्ट में नहीं ला सकते। हो ही सकता है कि कुछ कॉस्ट कटिंग करें, या कहीं पर हम, हो सकता है कि हमारा कुछ वेस्टेज हो रहा है, कुछ खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है, जिसको हम अगर कट करें तो इस कॉस्ट को, पर यूनिट कॉस्ट को हम 8 से 7 रुपए में ला सकते हैं। तो
ये जो डिसीजंस लेने होते हैं ना कि कहाँ पर क्या खर्चा कम करें, कहाँ पर कैसे एफिशिएंसी बढ़ाएँ, जिससे हम अपने कॉस्ट को कम कर सकें, उससे क्या होगा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। सेल्स का जो प्राइस है ना ये एमआरपी, ये बहुत समय आप बढ़ा नहीं सकते। मान लो कि एक कोको कोला है और एक पेप्सी है। अब पेप्सी ₹10 में बोतल बेचती है तो कोक को भी ₹10 में ही बेचना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो सेल्स प्राइस को बढ़ाना या घटाना इतना ईज़ी नहीं होता है कंपनी के लिए, क्योंकि कस्टमर्स भाग जाने का टेंशन होता है। तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कंपनी के पास क्या फिर रास्ता बच गया? रास्ता यही बचा कि प्राइस को तो हम ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। कभी-कभी क्या करता है कि प्राइस को कम भी करना पड़ सकता है, कि कोक ने अपने ₹10 के बॉटल में ₹1 ऑफ दे दिया, 9 कर दिया, तो पेप्सी को भी ना चाहते हुए भी करना पड़ जाता है कि 10 काट के 9 करना पड़ेगा। तो उस समय आपको अपने प्रॉफिट को मेंटेन कैसे करना है? तब उस समय आपको एक ही रास्ता है, कॉस्ट कटिंग। ठीक है? क्वालिटी को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए कॉस्ट को कैसे कम किया जाए? तो उसके लिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत काम आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग समझते हैं कि एक प्रोडक्ट जो बना उसके पीछे जो कॉस्ट लगा, उसके एक-एक कंपोनेंट को हम स्टडी करते हैं बिल्कुल तोड़ के, ठीक है? यहाँ पर हम पीएल बैलेंस शीट मोटा-मोटा नहीं बनाते, यहाँ हम एक प्रोडक्ट का या एक प्रोसेस का जो कॉस्ट है उसको माइन्यूटली स्टडी करते हैं ताकि जहाँ पर वेस्टेज हो रहा है, जहाँ पर कॉस्ट हम बचा सकते हैं, वो सब चीज़ें हम देख सकें, कॉस्ट कंट्रोल कर सकें, तो उसको कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। ओके? अब देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब देखो यहाँ पर मैंने एक इमेज लगाई है जहाँ पर एक फैक्ट्री से बहुत धुआँ निकल रहा है, ठीक है? तो कंपनीज़ जो है ना, जो बिज़नेसेस हैं, ये जो चलती है ना, तो सोसाइटी को उसका कुछ कॉस्ट लगता है। कॉस्ट कैसे? इन द नेचर ऑफ पॉल्यूशन। तो ये जो बिज़नेस चल रही हैं, आपके घर के बगल में जब कोई फैक्ट्री लगती है, तो आपको परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि उससे धुआँ निकलता है, ठीक है? इससे पॉल्यूशन होता है। तो कोई भी बिज़नेस ना सोसाइटी को कुछ हैम्पर किए बिना नहीं चल सकती। या तो वो स्केर्स रिसोर्सेज़ लेती हैं, जो क्रूड ऑयल है उसको कंज़्यूम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी को कंज़्यूम कर रही है, उससे पॉल्यूशन हो रहा है। तो थोड़ा-सा सोशल कॉस्ट होता है एक बिज़नेस को चलाने का। लेकिन अगर वो कंपनी सोशल कॉस्ट तो हो रहा है, पॉल्यूशन कर रही है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है? अगर वो कंपनी सोशल कॉस्ट के बदले में सोशल बेनिफिट भी दे, तो फिर हम उस कंपनी को मान सकते हैं कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन कर रही है। जैसे एक कंपनी पॉल्यूशन तो कर रही है, ठीक है, लेकिन साथ-साथ वो चीप रेट में अच्छी क्वालिटी का माल बाज़ार में दे रही है, ठीक है? लोगों को लूट नहीं रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, बहुत सारे जॉब्स क्रिएट कर रही है, फैमिलीज़ को सर्वाइव करने में हेल्प कर रही है, तो फिर वो आपका सोशल बेनिफिट्स भी बहुत सारा दे रही है। तो हर कंपनी का मैंने कहा कि एक सोशल कॉस्ट होता है, ओके? और कंपनीज़ जो हैं वो सोशल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है? जैसे कि एम्प्लॉयमेंट देती हैं, अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करती हैं जो लोगों को काम आती है। जैसे दवाई की कंपनियाँ हो गई, बीमार पड़ोगे तो उनसे आपको प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा। लेकिन इनके फैक्ट्रीज़ जो होते हैं वो काफ़ी पॉल्यूशन भी करते हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में ये स्टडी करना पड़ता है कि जो कंपनी का सोशल कॉस्ट जो है, वो सोशल बेनिफिट से मैच कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रही है लेकिन सोसाइटी को कोई बेनिफिट ही नहीं दे रही है या बिल्कुल कम बेनिफिट दे रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सोशल कुछ कॉस्ट कर रहे हो, तो सोशल बेनिफिट्स भी आपको उसी रिस्पेक्ट में आपको देना पड़ेगा। ओके? अच्छा, 5वां पॉइंट जो है वो है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या होता है कि ये अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है, इतना फॉलो नहीं होता। ये अभी कॉन्सेप्ट स्टेज में ही है। इंडिया में तो ज़्यादा फॉलो नहीं होता है, फॉरेन कंट्रीज़ में थोड़ा बहुत फॉलो होता है कि आपने बिज़नेसेस में लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ है, लोगों को रखा है और लोगों के बिना बिज़नेस चल सकता है क्या? नहीं चल सकता, ठीक है? मशीन्स अकेले तो काम नहीं कर सकती, आपको लोग तो चाहिए ही, ठीक है? तो ये जो लोग हैं ना ह्यूमन रिसोर्स, ये बिज़नेस की सबसे वैल्यूएबल एसेट माना गया है। अब इनका जो रिलेटेड खर्चा है, कंपनी इन पे कितना इन्वेस्ट कर रही है, इनसे कितना बेनिफिट निकाल के ला पा रही है, ये सब चीज़ों का हिसाब रखना को ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहते हैं। ये अभी तक इंडिया में उतना मैंने फॉलो होते हुए देखा नहीं, ये अभी एक कॉन्सेप्ट में है ये अकाउंटिंग का फील्ड। तो अभी इसके बारे में इतना हमको डिटेल्स में कुछ जानना है नहीं, बस इतना जान लो कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी एक फील्ड ऑफ अकाउंटिंग होता है, ठीक है? तो ये लेक्चर जो है हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इसमें और कोई ज़्यादा टॉपिक है नहीं बताने को और अगले लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक्स देखेंगे जैसे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस। तो ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं देख रहा हूँ कि आजकल आप वीडियोज़ को लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट्स नहीं कर रहे हो। अरे अच्छा लगा तो लाइक करो, खराब लगा तो डिसलाइक करो। कमेंट करके एक बार बताओ तो कि आपको क्या अच्छा लगा वीडियो में, मेरे समझाने का तरीका आपको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इतने एफर्ट्स लगाता हूँ। और हाँ, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।